जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो भाई आज हमारा दोस्तों जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोगों के लिए आज मैं तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और दोस्तों हमारे अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों इस सुपर सीरीज़ में हमारे जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके 1 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे, यानी कि कल से। और हमारे जो हैं 2 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम दोस्तों तीसरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप लोगों ने उन दोनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और वो दोनों प्रैक्टिस सेट अपने आप में जो क्वेश्चंस थे उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से दोस्तों वो क्वेश्चन आपके लिए रखे गए थे। उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट तीसरे प्रैक्टिस सेट में भी आज हम 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर चुनिंदा क्वेश्चंस आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है कि मैथ्स में हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। मैथ्स में क्या है कि हम आप जो बताते हो वो तो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था। तो भाई इसके लिए एक ही इलाज है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन ना आए उसको एक कॉपी में अलग से लिख लो और उसी क्वेश्चन को तब तक लगाओ, बार बार वही क्वेश्चन लगाओ जब तक वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके माइंड में सेट ना हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ को सीखने के लिए उतनी ही ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जिसका मैथ में स्कोर बिल्कुल कम आ रहा है तो भाई वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। यदि मैं आपको ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, यदि आपको लगता है कि इनमें 20/20 में नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन का जो लेवल दे रहा हूँ ना भाई, वो आपके एग्जाम से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, थोड़ा सा बिल्कुल। और यदि आप इन प्रैक्टिस सेट में थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर कर रहे हो ना भाई, एग्जाम में इससे ज़्यादा स्कोर करके आओगे। एग्जाम में आपके ये समझ लीजिएगा कि करीब 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मैथ के, तो ये समझिएगा कि आपके उसमें से 10 क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से लेवल थोड़ा सा वहाँ पर आपको इंक्रीज हुआ मिलेगा। और 2 से 3 क्वेश्चन तो टफ आते ही हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भाई घबराना नहीं है, यहाँ से आप इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते रहिएगा। और आपका जो भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, जहाँ पे गलतियाँ हो रही बस उस पर आपको सुधार करना है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में आ जाओ और क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हुए और आज के पहले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखो कॉपी पेन साथ रख कर बैठो। कॉपी पेन यदि रख कर नहीं बैठे हो, ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, फिर मैथ तो सीख ही नहीं पाओगे आप लोग। तो भाई मैथ को सीखने के लिए कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठा करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 84, 65, 23 और x 7 y एक ऐसी 9 अंकीय संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है। तो y माइनस इज इक्वल टू 6 है, तो √2x+4y का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 9 अंकीय संख्या, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो भाई देखो संख्या आपके पास ये दी गई है, तो 9 अंक की संख्या भाई किससे विभाजित है? 9 से विभाजित। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वो संख्या है जो 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो संख्याओं का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। तो भाई इन सभी संख्याओं का योग निकाल दो। तो भाई इनका योग करेंगे तो 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 2 25, 3 28 और 28 से 7 कितना हो जाएगा? 35। यानी कि कितना हो जाएगा? 35। और यहाँ पर x प्लस वाई, 35 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि y माइनस एक्स का मान जो है वो कितना दिया गया है? 6। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई। अब देखो यहाँ से हमें भाग किससे देना है? तो आपको सर हमें भाग तो 9 से देना है, क्योंकि 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो 35 तो होगा नहीं, क्योंकि x प्लस वाई ये भी तो जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर आप हमें ये बताओ कि इस x प्लस वाई के जगह हम इस यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रख दें जिससे कि 35 से जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। तो भाई देखो 35 से तो वो संख्या बड़ी ही होगी। तो देखो 35 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी जो विभाजित होगी? तो भाई देखो 9 से जो विभाजित संख्या वो तो एक तो हो जाएगी 9 चौको 36। दूसरी संख्या कौन हो जाएगी? 9 पन्ना 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, ऐसी संख्या आती चली जाएंगी। तो भाई देखो मैं पहले रख लेता हूँ 36 को। क्या 36 पॉसिबल है?
यहाँ पर मान रखने से जो कि 9 से विभाजित हो जाए तो 9 से 9 चौको 36, ये तो कट रहा है। यानी कि x प्लस वाई का मान यदि मैं यहाँ पर 36 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर 36 आ गया। लेकिन y माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया है, तो आप कहोगे सर y माइनस एक्स का मान कितना दिया गया है, 6। y माइनस एक्स का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर y माइनस एक्स का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। कितना दिया गया, 6 दिया गया है। ठीक है, तो क्या इसको घटाने पर, जैसे कि x प्लस वाई का मान कितना रखना पड़ेगा, 36 नहीं रख, यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर मुझे 1 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 1, क्योंकि x प्लस वाई की जगह जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तभी तो ये 36 बनेगा, क्योंकि 35 1 36, तभी ये 9 से विभाजित होगा। तो यानी कि जो x प्लस वाई है जो हमारा, यहाँ पर इसका मान 1, और यहाँ पर बोला कि y माइनस एक्स बराबर 6 है, तो क्या y माइनस एक्स बराबर 6 हो सकता है? जब x प्लस वाई का मान 1 है तो क्या y माइनस एक्स को उसका अंतर 6 हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब भाई देखो 45 को चेक करते हैं भाई। अब यहाँ से इसको 45 को उठा दो, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना रख दिया यहाँ पर 45। तो 45 कब होगा, जब 35 में मुझे 10 लिखना पड़ेगा, तो 35 10 कितना हो जाएगा, 45। तो यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया। जब x प्लस वाई का मान 10 है और हमें y माइनस एक्स का मान कितना दिया गया, y माइनस एक्स बराबर हमें दिया गया 6, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक बार जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 x प्लस वाई यानी कि 10 6 16 बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16। तो y का मान कितना आ गया, 8। और यहाँ से y का मान जब 8 है, यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप x का मान भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आपने क्या किया कि y का मान कितना आ गया, आपका 8 आ गया। ठीक है, y का मान यहाँ से कितना आ गया भाई, 8 आ गया। ठीक है, 10 6 कितना हो गया, 16, और 16 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 8। तो y का मान 8 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार घटा देंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, और बटे में कर देंगे 2, तो 2 दूनी 4। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x का मान। तो देखो x और y के मान आ गए। अब x y का मान हमें किस में रखना है, अंडर रूट 2x प्लस 4y में। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, x का मान कितना है, गुणे 2 प्लस 4, y का मान कितना है, 8। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 8 चौको 32, 4 36, यानी कि अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का मान किसका होता है, आपको उससे 6 का होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 22.4 बार प्लस 11.567 बार माइनस 33.59 बार का मान क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने कल के भी प्रैक्टिस सेट में किया था। देखो जिस चीज़ के ऊपर वार होता है, यानी कि जो ऊपर अंडरलाइन खिंची हुई है ना, जैसे कि 4 के ऊपर ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 और 7 के ऊपर अंडरलाइन है, और यहाँ पर केवल और केवल 9 के ऊपर अंडरलाइन है। बात समझ में आ रही, यानी कि कहने का मतलब कि जिसके ऊपर बार होता है वो संख्या आपकी इन्फिनिटिव तक लिखी जाती है, यानी कि उसका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो कब तक रिपीट होता है, इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक वो रिपीट होती चली जाती है। बात समझ में आई, नहीं आई तो अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कब, 22.4, कितना लिखा है भाई, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा है 22.4। अब 4 के ऊपर क्या है, बार, यानी कि 4 के ऊपर क्या है, बार। अब ये आपका रिपीट होता चला जाएगा, जिसके ऊपर वार होगा ना वो आपका रिपीट होता चला जाएगा। और कब तक रिपीट होता चला जाएगा, ये आपका इन्फिनिटिव तक रिपीट होता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इन्फिनाइट तक आपका क्या होगा, ये आपका रिपीटेड होता चला जाएगा। इसके बाद आपका है 11.567, कितना है, 11.567। बार किसके ऊपर है, 2 अंकों के ऊपर, 6 और 7। तो वही चीज़ रिपीट होगी जिसके ऊपर बार होगा। तो बार किसके ऊपर है, 6 और 7 के ऊपर है। तो अब कौन सी संख्या रिपीट होगी, 6 7 6 7 6 7, और ये कहाँ तक रिपीट होती चली जाएगी, इन्फिनिटिव तक, यानी कि अनंत तक। अगला है 33.59, कितना है, 33.59। इस वाले को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और इस वाले को यहाँ से घटा रहे हैं। ठीक है, इसको जोड़कर घटा रहे हैं। ये कितना है, 59। बार किसके ऊपर है, 9 के ऊपर है। तो ये 9 वाला पार्ट है, ये आपका रिपीट होता चला जाएगा, 9 9 9 9 9। कहाँ तक चला जाएगा, ये भी आपका इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब देखो क्या करना है। पहले तो इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो भाई देखो, इसको हम देखो पीछे से सॉल्व करेंगे। भाई देखो पॉइंट लगाए तो भाई पॉइंट को इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। भाई देखो पहले तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, पहले तो इन दोनों को यहाँ से जोड़ दो। ठीक है, पहले तो इन दोनों को यहाँ से जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 और 7 4 11, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 6 4 10 में से 9 जाएगा 1, 7 4 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 6 4 10 में से 9 जाएगा 1, 7 4 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 9 में से 9 गया 1 और यहाँ से जाएगा 5 5, ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 4 14, 14 की 4। ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, 5 4 9, 9 में से 5 जाएगा 4 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 में से 3 गया आपका 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0, ख़त्म। यानी कि क्या आया? 0.41212121। तो देखो जो चीज़ रिपीटेड हो रही है उसके ऊपर क्या चढ़ेगा? वार। तो यहाँ पर चीज़ क्या रिपीट हो रही है आपको? सर यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जब ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है तो वही बार उसी के ऊपर लगाएंगे जो रिपीट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.412। तो बार जो होगा वो 1 और 2 के ऊपर होगा और यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बोलोगे? तो भैया देखो, क्या पहला ऑप्शन है? आप कहोगे नहीं। दूसरा है? नहीं। तीसरा है? नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखो 0.412 के ऊपर बार है। यानी कि बस इतना मतलब समझिएगा कि जो आपके जिसके भी ऊपर अंडरलाइन बार बना होता है वो आपका अनंत काल तक लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है, जब प्रत्येक बाल्टी की धारिता यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 13.5 लीटर है, तो प्रत्येक बाल्टी की धारिता 9 लीटर है। तो बताइए इसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? तो भाई ये क्वेश्चन जब आपने पढ़ा कि भाई इतनी बाल्टी हैं, भाई टोटल बाल्टी कितनी है? भाई 12, 12 लीटर की बाल्टी है, सॉरी 12 बाल्टी हैं और प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 है। यानी कि एक बाल्टी 13.5 लीटर उसकी क्षमता है कि एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ सकता है। तो भाई 12 बाल्टी में कितने लीटर पानी आ जाएगा? बात समझ में आ रही? जब एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ सकता है तो 12 बाल्टियों में कितने लीटर पानी आ जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 13.5 बराबर किसके हैं? हमसे क्या पूछा कि कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। बाल्टी को मान लिया बी। कितनी धारिता की? तो प्रत्येक बाल्टी की जो धारिता है वो कितनी? 9 लीटर हो। भाई जो प्रत्येक बाल्टी की जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी? 9 लीटर बाल्टी की धारिता हो तो ये हमारी बाल्टियों की संख्या निकल के आ जाएगी। हमें कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी जिनकी धारिता यानी कि उसकी कैपेसिटी 9 लीटर हो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, M1D1 बराबर M2D2। इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कितने आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? बात समझ में आ गई? तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन जो है ना उसी टाइप का बन के तैयार हो गया। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमें बी का मान निकालना है तो 9 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 15 निम्मा 135 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो भाई 15 की गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 की 0, पॉइंट एक अंक बाद दशमलव है तो लगा देंगे, कैरी करेगा 6, 12 एकम 12, 12 6 कितना हो जाएगा? 18। तो ये कितना है? 18.0। 18.0 है यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा? 18 ही आ जाएगा। इसके पीछे चाहे जितने जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमें कितनी बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी? 18 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं का योग कितना है मेरे दोस्त? भाई संख्याओं का योग पूछा है तो भाई आप बताओ ये अनुपात कितना है? 8 और 3 का अनुपात है। इनका योग कितना है? 8 और 3 का योग कितना है भाई? 11 है। 11 है तो भैया एलसीएम कितना है? 120 है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल वही कहता है आपका क्या कि 11 से वो पूरी तरीक़ा से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 11 से ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? 11 का मल्टीप्लाई देख लो यानी कि 11 के गुणा। 11 का देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 11 का मल्टीप्लाई है यानी कि 11 का गुणनफल है। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 11 5 55। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 11 पच्चे 55। ये सबसे बेस्ट और सबसे सरल मेथड था। भाई संख्याओं का योग ज्ञात करना था तो 8 और 3 कितना है 11। तो वो संख्या भी 11 से हमारी कैसी होगी विभाजित होगी, सॉरी 11 से क्या होगी गुणा होगी, यानी कि 11 की गुणज होगी। तो 11 का गुणज क्या है इसमें 55 है, 11 पच्चे 55। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते थे। कैसे कि भाई देखो इनका रेशियो कितना दिया गया, तो आपको सर इनका रेशियो में दिया गया 3:8। तो 3 यानी 8, यानी कि दोनों लगाताओं यानी दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है 120 है। तो भाई ये एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसका एचसीएफ होगा हमारा 3। एचसीएफ इसका किन एचसीएफ गुणे 3, और इसका कितना हो जाएगा आपको सर इसका हो जाएगा एचसीएफ गुणे 8, यानी कि मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से वही फॉर्मूला हो जाएगा क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो बस वही इसमें लगा देंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 8 तियाँ टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणे 24 बराबर टोटल इसका एलसीएम कितना दिया गया 120। तो काट देंगे 24 पंचे 120। जब एचसीएफ यहाँ से कितना आ गया 5, जब एचसीएफ हमारा यहाँ से 5 आ गया है तो यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15। ये एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 के तो ये यहाँ से हो जाएगा 15, ये मिल जाएगा। और 5 से गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 8 पंचे 40, ये मिल जाएगा। तो 40 ये 15 ये, तो 40 15 कितना हो गया 55। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या, सीधे रेशियो को जोड़ो और 11 से देख लो, 11 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे कोई एक विकर्ण है, ठीक है, वर्ग है, और इस वर्ग में क्या है विकर्ण, विकर्ण यही तो होता है। और इस विकर्ण की जो लंबाई है ना, लंबाई ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और ये क्या हो जाएगी भुजा। भुजा या क्या होता है, भुजा हमारा ए होता है, इसको ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो। हमसे क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप सभी जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, या हम इसको बोल सकते हैं डायगोनल अपॉन 2, डी स्क्वायर अपॉन 2 बोल सकते हैं। तो बस विकर्ण आपको दिया गया कितना है 10 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर देंगे 100/2, 100/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा 50। यानी हमसे क्या पूछा था क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया बराबर कितना आ जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का 6% और बी के 6% का योग ए के 70% और बी के 11% के योग 2/5 का है। तो अनुपात ए अनुपात बी का मान क्या है। देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया ना वैसे कर लो। क्या बोला है कि ए का 6%, का मतलब क्या होता है गुणा, यानी कि ए का कितना परसेंट 6%। तो ये हो जाएगा ए गुणा 6%, है ना। ये ऐसे ही लिख लो, ए का 6%, तो ये कितना हो जाएगा ए का गुणा 6%। और किसका, बी का कितना है 4%। योग कह रहा है तो प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। योग है तो भैया क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे। बी का 4%, तो ये हो जाएगा बी 4%। बात समझ में आ गई। बी का 4% है ना। देखो ऐसे करो, ऐसे करो भाई, ए का 6% प्लस बी का कितना है, बी का 4% बराबर किसके है, ए के 7% के बराबर किसके है 7% ए के। तो ये हो जाएगा ए का 7%। और बी के योग है तो प्लस लगा देंगे, कितना है 11% किसके है, बी के, 11% है बी के। और इनका योग कितना है, और इनका योग कह रहा है, इनका योग जो है ना वो है 2/5, 2/5। भाई इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6% ए प्लस 4% बी बराबर ये हो जाएगा आपका 7% ए प्लस 11% बी। और इसके बटे में क्या है, गुणे में 2/5। भाई यहाँ से नीचे बटे में 5 यानी कि भाग में, यहाँ पर आ जाएगा गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ से गुणा कर देंगे भाई, ठीक है, इसकी यहाँ से गुणा कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, ये कितना हो जाएगा जब गुणा में जाएगा इधर 5 छक्के 30% ए प्लस 5 चौको 20% बी, 20% बी बराबर 2 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 2 सत्ते 14% ए प्लस 2 की गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22% बी। बस इसको कैलकुलेट कर लो। देखो ये 14% है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये 30 में से 14 जाएगा तो ये आ जाएगा 16% ए बराबर यहाँ पर आपका 20% है, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 20 में से 22 चल 22 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2% बी। ये तो कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 8% है यानी कि इसके 8 का मान कितना, यहाँ से हमने रेशियो बताना है ए अनुपात बी का, तो भाई क्या हो जाएगा ए का मान आ जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा 8, तो 1:8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में घटाया जाता है और हर में जोड़ा जाता है तो 2/5 भिन्न हो जाती है। तो बताइएगा वह भिन्न क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से करोगे ना तो वही सबसे आसान मेथड हो जाएगा। तो भाई देखो मैं यहाँ से पहला ऑप्शन चेक करता हूँ। पहला ऑप्शन मैंने उठा लिया 5/7। मैं सबसे पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन रखूँगा, ठीक है, इसको करेंगे ऑप्शन से। तो भाई पहला ऑप्शन मैंने क्या लिया 5/7। आप सभी जानते हो कि जो संख्या ऊपर लिखी होती है वो अंश होती है, जो बटे के नीचे लिखी होती है वो उसको हर कहते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ा जाता है, यानी कि अंश में भैया कितना जोड़ा जा रहा है, अंश में कह रहा है कि अंश में यदि इसके अंश में 3 जोड़ा जाता है, अंश में 3 जोड़ा जा रहा है और हर में कितना, हर में 5 जोड़ा जा रहा है तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो भाई इसको जोड़ देंगे तो 5 में से 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 8, 7 5 कितना हो जाएगा 12, कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो कितना मिल गया हमें, आप कहोगे सर आपको मिल गया 2/3। और क्वेश्चन में भी तो बोला है कि वो भिन्न 2/3 हो जाती है, यानी कि यहाँ तक की तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो भाई ये तो पॉइंट यहाँ से सही हो गया, लेकिन अभी भी आगे एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है क्या, कि यदि उसी भिन्न में 1 और 3 क्रमशः घटाया जाता है, यानी कि अंश में यदि 1 और 3 को, यानी कि यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश से घटाया जाता है और हर में जोड़ा जाता है, यानी कि 1 को घटाया जा रहा है अंश में और 3 को हर में जोड़ा जा रहा है, किसमें, इसी संख्या में। तो संख्या थी हमारी 5/7। अब इसी 5/7 में अंश में 1 घटाना है, 1 घटाना है और इसके हर में हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो इसका मान कितना आना चाहिए, तो वह भिन्न 2/5 हो जाती है। कितनी हो जाती है 2/5। क्या ऐसा करने से 2/5 मिलेगा, तो भाई देखो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 3 जोड़ दिया तो 10 आ गया। ये तो कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आपने देखा कि यहाँ से हमें 2/5 मिल गया और क्वेश्चन में भी बोला है कि 2/5 प्राप्त होता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन से ये कैसा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा 5/7। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। भाई देखो दो बंदे हैं, कौन कौन है, एक तो ए हो गया और दूसरा है इसका बी। कितना निवेश करते हैं, 7:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 रुपये, तो कुल प्रॉफिट कितना है। देखो भाई पूंजी कितनी है, भाई देखो पूंजी उन्होंने एक व्यवसाय में कितने लगाई, 7:5 के अनुपात में, ठीक है। और इनका जो लाभ, देखो हम जो चीज़ लगाते हैं ना, जो चीज़ हमने पूंजी लगाते हैं उस पर जो मिलने वाला लाभ है, तो लाभ हमें इसी पर मिलेगा, किस पर, 7:5 पर। यानी कि जो उसने पूंजी जो व्यवसाय में निवेश की है वो उसी के लाभ के अनुपात के बराबर होगी। तो लाभ कितना है, 7:5 इसका भी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो व्यवसाय में ए और बी ने जो 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया है वो उसी लाभ, जो लाभ उसे मिला होगा वो उसी पूंजी के बराबर मिला होगा। तो इसलिए इसका भी लाभ हमने कितना माना, 7:5।
और यदि कुल लाभ का 15% जो है ना वो दान में दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बोलिए कि ए का हिस्सा जो है ना वो 5,950 रुपये है। आप बताओ जो लाभ का हिस्सा, भाई देखो लाभ में ए का हिस्सा, तो लाभ कितने का है? आप कहोगे सर यहाँ पर लाभ तो ए को 7 का मिला है, वो कह रहा है कि 5,950, यानी कि 7 का मान किसके बराबर है? 5,950 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब 7 बराबर 5,950 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? इसको भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर 7 अट्ठे 56, 7 पना 35, यानी कि 850। जब 1 का मान 850 है तो हमसे पूछा है कुल लाभ, तो कुल कितना है पूंजी? तो कुल पूंजी तो हमारी 12 है, 7 5 12, तो यहाँ से 12 का मान कितना आ जाएगा? तो 12 की इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 850 गुणे 12, 850 गुणे 12। इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इससे कैलकुलेशन भी नहीं बढ़ेगी। यानी कि जो इसका जो मान है वो कितना है? 850 गुणे 12। अब भाई क्या बोला है कि इसकी कुल लाभ का 15% दान में दिया जाता है। भाई आपके पास 100% पूंजी थी, आपने 100% पूंजी में से 15% की जो पूंजी है ना भाई वो दान में दे दी, तो आपके पास शेष कितने परसेंट पूंजी बची? आप कहोगे सर मेरे पास जो शेष पूंजी बची है ना वो 85% बची है। जब आपके पास शेष पूंजी 85% बची है तो 85% बराबर किसके होगा? इस पूंजी के। किसके? 850 गुणे 12 के। तो ये कितना हो जाएगा? तो 85% की वैल्यू कितनी है? 850 गुणे 12। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन जब यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए वो कितने की चाहिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो जब 85% बराबर है 850 गुणे 12, तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 850 गुणे 12 बटे में कितना आ जाएगा? आपको सिर्फ बटे में आ जाएगा 85। तो 85 से कटेगा ये 10 बार और 12 दहम कितना आ जाएगा? 120, यानी कि 1% का मान कितना आ गया? 120। जब 1% का मान 120 है, हमें क्या बताना है? कुल लाभ। तो कुल लाभ होता है था कितना हमारा? कुल लाभ तो 100% था। जब 1% का मान 120 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जब 1% का मान 120 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो आपको सर इसमें गुणा हो जाएगी, 12 एकम 12, यानी कि 12,000। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12,000। इसको भाई नीचे लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 12,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 12,000 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो पूंजी थी वो थी कितनी? 100% मानी थी। 100% में से 15% दान में दी थी, शेष कितना बचा था? 85%। 85% बराबर था 850 गुणे 12 के, तो 1% का मान इतना, तो पूंजी थी 100%, तो 100% की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में और बी और सी उस कार्य को 12 दिन में और सी और ए इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो यहाँ पर क्या है, जोड़े से काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कौन कौन? देखो सबसे पहले ए और बी ने मिलकर काम किया कितने दिन में? ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। और बी और सी, यहाँ पर है आपका बी प्लस का सी, जोड़े में काम हो रहा है, तो बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और सी प्लस ए मिलकर कितना काम कर रहे हैं? तो सी प्लस ए मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो अब क्या करना है आपको? देखो सिंपल, आपको 10 12 6 इन सभी का ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। कैसे? 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60 और 6 दहम 60। ये कितना निकल के आ गया? तो 6 5 10, ये हमारी क्या निकल के आ गई? आपको सर ये तो आ गई इसकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर 6 यूनिट का काम करते हैं, बी और सी मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं, सी और ए मिलकर 10 यूनिट का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये निकालो कि ए और बी और सी का मान कितना होगा। तो ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किसका निकालेंगे? तो यहाँ से हम निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का जो काम है वो कितना हो रहा है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालेंगे भाई? सबको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 बटे में कितना आ जाएगा? 2। आपको सिर्फ बटे में 2 क्यों आया? बटे में 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बार बी भी काउंट हो रहा है, 2 बार सी काउंट हो रहा है और 2 बार ए काउंट हो रहा है।
यहाँ पर 2 बार मैंने इसको काउंट कर लिया क्योंकि ये दोनों बारी बारी से काम करे। पहले ए और बी मिलकर काम किए, फिर बी ने सी ने काम किया, फिर सी ने ए ने काम किया। तो इसलिए भाई बटे में 2 कर दिया। तो यानी 21/2 है ना, ये क्या आया, ये मान आया है किसका, ये मान ए बी सी तीनों का निकल के आ गया। बात समझ में आ गई, ये तीनों का निकल के आ गया है, ठीक है। और टोटल हमारा वर्क कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये आ गया ए बी सी तीनों का मान। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। हमसे अकेला ए के बारे में पूछा है, तो भाई बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा। किसके बारे में पूछा है भाई, केवल ए के बारे में, केवल ए के बारे में पूछा है। तो देखो हमें केवल बताना ए के बारे में कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए की निकालेंगे, तो ए कितने दिन में करेगा। तो अभी क्या है कि 21/2 जो काम हो रहा है ना, इसमें तीनों लोग मिले हुए हैं, ए भी है, बी है और सी है। हमसे ए अकेला, तो ए अकेला कैसे बताएंगे, जब हम बी और सी को यहाँ से अलग कर देंगे। तो बी और सी मिलकर कितने काम करें, तो बी और सी मिलकर देखो 5 काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 21/2, 21/2। यदि कि टोटल काम तीनों मिलकर 21/2 काम कर रहे हैं, यदि मैं उसमें से बी और सी की काम यूनिट हटा दूंगा तो वहाँ से ए का मान निकल के आ जाएगा। तो बी और सी का मान कितना दिया गया, देखो बी और सी का मान इन्होंने हमें दे रखा है, कितना है 5। तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस का 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 21 माइनस कर देंगे, 11/2 आ जाएगा। यानी ए का मान कितना आ गया, 11/2। हमसे पूछा है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भैया टोटल काम कितना है हमारा 60। तो भाई समय किस यूनिट में काम करेगा, 11/2 यूनिट से कार्य करेगा। तो 60/11/2, बटे में 2 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120/11। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 120/11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी कितनी है। भाई देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई देखो यहाँ से कोई मान लिया कि ये आपका क्या है, ये आपका घर हो गया, ये आपका घर है, और ये क्या हो गया, बाजार। ये क्या होगा, आपका बाजार। तो घर से बाजार की ओर जा रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है कि घर से बाजार की ओर जा रहा है, किसकी चाल से जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और बाजार से वापस कितने की चाल से आ रहा है, ये आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई 15 की स्पीड से जा रहा है और 10 की चाल से वापस आ रहा है, 10 की चाल से वापस आ रहा है। तो उसे पूरी यात्रा में, जो पूरी यात्रा यानी कि हमारी डिस्टेंस कुछ रही होगी, हमसे दूरी ही पूछी इस, यानी कि ये डी का मान। तो यहाँ से कुछ दूरी रही होगी, उस दूरी में इसको जो समय लगा वो कितना लगा, 2 घंटे 30 मिनट। क्या मैं 2 घंटे 30 मिनट को सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 घंटे। इसको 2 सही 1/2 लिख सकता हूँ यानी कि 2.5 घंटे, आपको बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये पूरी यात्रा के दौरान उसको समय कितना लगा, 2.5 घंटे। तो भाई देखो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, भाई देखो एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है। तो भाई क्या होता है, आप क्या कहोगे, भाई देखो यहाँ से इसका हो जाएगा भाई 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल। तो पहली चाल कितनी थी, 15, गुणे दूसरी चाल से कितनी वापस आ रहा है, 10 की चाल से। और बटे में ये दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती। 15 10 कितना हो जाएगा आपको, सर ये हो जाएगा 25। चाहो तो आप ऐसे ही लिख लो शॉर्ट में, 15 प्लस कितना हो जाएगा 10। एक बार ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि वही फॉर्मूला बन गया ना कि 2xy/x+y बराबर बराबर क्या है, दूरी के। तो दूरी कितनी है भाई, यहाँ से एक तरफ से एक दूरी ये जा रही है, दूसरी तरफ से ये दूरी जा रही है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2d। एक डी ये, एक डी ये, तो कितनी हो जाएगी, डी और डी कितना हो गया, 2d। 2d बटे ये क्या है, डी हमारी डिस्टेंस, बटे समय कितना ले रहा है भाई, 2 सही 1/2। तो 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपको, सर ये हो जाएगा 5/2। 5/2 ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 दाम 300। 300 बटे कितना हो जाएगा, 15 10 कितना हो जाएगा, 25 बराबर ये 2 नीचे भाग में, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2 दूनी 4d हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 5। 5 से कट जाएगा 5 25, 5 से ये कट जाएगा 6 बार, 5 6 30, और 4 से ये कट जाएगा 15 बार, 15 चौको 60। तो डी का मान कितना आ जाएगा आपको, सर 15। तो 15 किलोमीटर की क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो दूरी कितनी है भाई, 15 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
अगला क्वेश्चन फिर से आया आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से, और ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों हमने कल की प्रैक्टिस सेट में भी किया था। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, देखो टोटल मिश्रण कितना 60 लीटर का है, जिसमें दूध और पानी यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, 3:2 की रेशियो में। कितने? 3:2 की रेशियो में दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि दोस्तों जो हमारा टोटल मिश्रण है वो कितना 60। आप बताओ आपका टोटल मिश्रण कितना। आप कह रहे हो कि ये मेरा टोटल मिश्रण है वो कितना 3, 2, 5 लीटर है। वो कह रहा है कि टोटल मिश्रण कितना 60, यानी 5 बराबर है किसके 60 के। जब 5 बराबर 60 के तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो आपको सर 1 बराबर आ जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 12। तो यहाँ से हम दूध की और पानी की दोस्तों क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो इसकी गुणा कर देंगे इसमें 12 में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 की गुणा इसमें कर देंगे और 12 की गुणा इसमें कर देंगे। जब एक का मान 12 तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 लीटर दूध है। तो 12 दूनी 24, तो 24 लीटर क्या हो जाएगा इसका पानी। क्या इनका टोटल योग 60 है, तो भाई 36 और 24 कितना हो गया 60। तो और हमारा जो टोटल मिश्रण था कितना, वो भी हमारा 60 लीटर मिश्रण ही था। बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, हम पानी की मात्रा का जो दूध और पानी के जो रेशियो है ना वो हम 1:1 करना चाहते हैं, तो कितना पानी और मिलाया जाए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो चीज़ बाहर से मिलाई जाती है वो चीज़ हमेशा बदलेगी, और जो चीज़ बाहर से नहीं मिलाई गई है वो तो बराबर होगी। तो यानी कि यहाँ पर हम मिला क्या रहे हैं, तो हम मिला तो यहाँ से पानी रहे हैं, तो क्या बदलेगा, पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन दूध बराबर रहेगा। तो दूध कितना है 36 लीटर, तो दूध तो हमारा बराबर रहेगा, तो 36 का ये तो 36 ही रहेगा, ये तो 36 का 36 लीटर ही रहेगा। लेकिन पानी कितना रहेगा 1:1 की रेशियो में। जब एक का मान 36 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 36 ही रहेगा। लेकिन पहले पानी था कितना 24, अब पानी कितना है 36, तो कितना एक्स्ट्रा मिला दिया पानी, तो भाई 36 में से 24 माइनस कर देंगे। आपको सर कितना ज़्यादा है 12। ये जो 12 ज़्यादा है ना, ये 12 लीटर वही ज़्यादा है जो इसमें मैंने पानी मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 लीटर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि लीड, शुरुआत का मतलब है वो उसे कहता है कि भाई तू चला जा 15 मीटर आगे, मैं फिर भी तुझे हरा दूंगा, यानी कि ये ए बोल रहा है बी से। भाई देखो यहाँ से ये कोई एक ट्रैक है, ये जो ट्रैक बना हुआ है ना ये 400 मीटर का ट्रैक है। ये जो दूरी है ना, ये टोटल दूरी कितनी है 400 मीटर का एक ट्रैक बना हुआ है, और यहाँ पर ए और बी की रेस हो रही है। ए जो है ना वो 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। भाई देखो ए जो है ना वो किस ए की चाल कितनी है, तो आपको सर ए की जो चाल है ना वो है इसकी 16 मीटर प्रति सेकंड। ए की चाल है 16 मीटर प्रति सेकंड, और ए जो है ना वो बी को 15 मीटर की लीड दे रहा है। तो ए ने कहा बी से कि मैं तुझे ना 15 मीटर आगे भेज रहा हूँ, वहाँ से दौड़ना। ए ने क्या किया, यहाँ से मान लिया कि सपोज बी यहाँ से दौड़ेगा और यहाँ ए शुरुआत से दौड़ेगा, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर आगे कौन है बी, और ए फिर भी बी को हरा देता है। तो पूछा उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या, हमें भैया बी की चाल बतानी है। तो भाई देखो यहाँ से पहले देखो ए का समय निकालो, ए को समय कितना लग रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, तो यहाँ से निकालेंगे ए का टाइम, ए का निकाल दोगे टाइम यानी कि समय, ए का टाइम कितना लग रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है टोटल, तो दूरी है 400, चाल कितनी है ए की 16, तो 400 बटे 16 कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यानी कि 25 सेकंड। ए जो है ना ए को 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो ए को जो समय लगा वो लगा है 25 सेकंड का समय, यानी कि ए ने 25 सेकंड में 400 मीटर की दूरी कवर कर ली। 400 मीटर की दूरी 25 सेकंड में कवर कर ली। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। ए जो है ना वो बी को 10 सेकंड से हरा देता है। भाई आप एक बात बताओ, आपने किसी को 10 सेकंड से हरा दिया, आपने किसी को 10 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब है आपने उससे 10 सेकंड कम समय लिया होगा, और जो हारा है उसने ज़्यादा समय लिया होगा। तो भैया इसने 25 सेकंड से हरा दिया है, तो भाई बी का समय आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो बी ने कितना समय लिया होगा, तो भाई 25 और 10 कितना हो जाएगा 35,
कितना हो जाएगा भाई 25 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 35 सेकंड। यानी कि बी ने भैया 35 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ कवर की, लेकिन ए ने 25 सेकंड में। तो यानी कि बी तो हार गया किससे, ए से। कितने सेकंड से, 10 सेकंड से। तो हमसे पूछिए बी की चाल क्या होगी, तो हमसे क्या निकालनी है, हमें यहाँ से निकालनी है बी की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी, अब देखो बी को यहाँ से कितनी दूरी कवर करनी, तो बी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही तो दूरी कवर करेगा। तो बी को जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कवर करनी, तो ये दूरी कितनी शेष बची है, टोटल दूरी 400 थी। ए बी जो है ना वो पहले से ही 15 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो बी को तो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही तो दूरी तय करनी, और यहाँ से यहाँ तक ए ने दूरी तय की थी। तो 400 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 385। बात समझ में आ गई। ये 385 कहाँ से आया, ये बात समझ में आ गई कि ये 385 कहाँ से आया, क्योंकि बी तो 15 मीटर आगे खड़ा था ए से, तो भाई यहीं से तो अपनी दूरी को तय करेगा। तो बस 385, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना लग रहा है बी को, 35 सेकंड का समय लग रहा है, तो बस 35 से भाग दे देंगे। 35 एकम 35, 3 बचेगा, फिर 35 एकम 35, यानी कि 11 मीटर प्रति सेकंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। भाई देखो, एक एक जो है ना ए पाइप जो है ना वो खाली टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। ए कितने घंटे में भर रहा है, तो आपको सर ए भर रहा है 6 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर रहा है, तो बी भर रहा है 8 घंटे में। भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया आपका 24। ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, और ये हो जाएगा आपका 8 तियाँ 24। जो 24 है ये क्या हमारा टोटल कार्य यानी कि कुल टंकी है, जितनी उसकी क्षमता है। अब यहाँ से देखो, ए 4 की क्षमता से काम करेगा, बी 3 की क्षमता से काम करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। भाई दोनों पाइप कितनी है, दो। कौन कौन से हैं, ए प्लस बी, इनको एक साथ खोल दिया गया। तो एक साथ खोले देंगे तो ये कितनी क्षमता है इनकी, 4 ये है 3 ये, तो इनकी टोटल क्षमता कितनी है, 7 है। और एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद। ये कितने घंटे के लिए खोले गए हैं, आप कहोगे सर 2 घंटे तक, क्योंकि 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था। यानी कि ए और बी जो पाइप खुले हुए हैं ये लगातार 2 घंटे तक साथ में चले हैं, बाद में 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। यानी कि ए और बी मिलकर कितने घंटे तक चले, दोनों 2 घंटे तक। भाई 7 की क्षमता से 2 घंटे में उन्होंने कितना भर दिया होगा, तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 लीटर तो टंकी भर चुकी है। तो अब इस टोटल टंकी कितनी थी, 24 की। अभी भी हमारी जो टंकी है ना वो कुछ शेष है, तो कितना शेष है, तो यहाँ से हम शेष टंकी निकाल सकते हैं। हमारी कुल टंकी थी 24 की, 24 में से 14 भर चुकी, तो शेष कितनी बची है, शेष अभी भी 10 टंकी खाली है, यानी कि 10 लीटर टंकी खाली है। अब उस 10 को कौन भरेगा, अब भरेगा बी। क्यों, क्योंकि ए तो भैया बंद कर दिया गया है, ए वाले पाइप को तो बंद कर दिया गया है, तो कौन भरेगा, अब तो भैया बी भरेगा। और बी की क्षमता है कितनी, 3 है। बी की क्षमता 3 है, और बी को भरना कितना है, शेष भाग, और शेष भाग कितना रह गया हमारा 10। बी की क्षमता है 3, तो कितने की क्षमता से भरेगा, 10/3। इसको काट देंगे तो 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 सही 1/3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। और भाई वीडियो के लास्ट पे अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों ने आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट में स्कोर क्या किया है। देखो 2 संख्याएं, तीसरी संख्या, भाई 3 संख्या मान ली यहाँ से ए, और एक संख्या मान ली बी, और तीसरी संख्या मान ली सी। कह रहा है कि तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है। भैया तो तीसरी संख्या मान ली कि तीसरी संख्या हमारी 100 है। यदि हमारी संख्या तीसरी 100 है, तो क्वेश्चन में बोला है कि तो 2 संख्याएं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% ज़्यादा है। यानी कि पहली संख्या कितनी ज़्यादा है, तो भाई देखो पहली संख्या कितनी ज़्यादा है, पहली संख्या इससे 20% ज़्यादा है, और तीसरी संख्या इससे 30% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 30%। चाहो तो इसको रेशियो बना लो। तो हमसे बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या क्या 30, तो 20 30 का कितना प्रतिशत है। तो भैया यहाँ पे देखो 20 30 का जिसके सामने का लग जाए, तो 20 30 का, तो पहली संख्या
दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या है 30, जिसके शब्द में का लग जाए उसको लिखते हैं बटे के नीचे यानी कि 30। और किससे, पहली संख्या से, तो पहली संख्या थी 20 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 ये हो जाएगा 200/3 और 200/3 इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको सर ये हो जाएगा 66.66%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वही देखो मैंने आपको बताया रखा है कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, 1/10 यानी कि 3 साल के लिए पूछा, यानी 10 पर ब्याज कितने का मिला, 1 का, तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि पहली साल कितना हो जाएगा 10 से 11, दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 10 से 11 और तीसरी साल भी कितना हो जाएगा 10 से 11। बस गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 और 11 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का क्यों हो जाएगा 1331, 1331 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा 11 में 11 121 और 121 की गुणा कर देंगे 11 में तो कितना हो जाएगा 1331। तो हमसे पूछा कि कितना ज़्यादा, अब देखो ब्याज कितना, हमसे ब्याज पूछा है ना, तो बताओ 1000 से ये 1331 कितना ज़्यादा, तो आपको सर ये तो 331 ज़्यादा है। आपसे कहोगे तो इस कितना ज़्यादा, 331 ज़्यादा है। तो ये 331 किससे ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर इस 25,000 से, इस 25,000 से। तो 331 बटे किससे ज़्यादा है, इस 1000 से, तो 1000 और गुणा कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.1। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, आपको सर ये तो हो गया 33.1। वो कह रहा है कि जो टोटल जो पूंजी थी वो कितना था 25,000, तो 25,000 का ये तो आ गया कितना आपका 33.1%, 33.1%। तो बस इस 25,000 का ही आपको 33.1% निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 33.1 बटे में कितना आ जाएगा 100, पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगी। 25 की गुणा 331 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5, इकाई अंक 5 आना चाहिए, तो 25 एकम 25 की 5 कैरी करेगा 2, 25 या 75, 270 यानी कि कितना आएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8275। भाई गुणा कर लेना, इतना ही आ जाएगा 8275। 85 की गुणा जब इसमें 331 में करेंगे तो ये मिलेगा 8275। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि पी ने एक वस्तु क्यू को 20% के लाभ पर बेची, ठीक है, 20% के लाभ पर बेची, और क्यू ने इस वस्तु को आर को 25% की हानि पर बेचा, और आर ने इसी वस्तु को टी को 50% के लाभ पर बेचा। यदि पी ने यह वस्तु 100 रुपये में, कितने में, यदि यह वस्तु पी ने 100 रुपये में खरीदी थी तो टी के लिए इस वस्तु की कीमत क्या रही होगी। तो इस क्वेश्चन को भाई देखो सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। भाई देखो मैंने आपको देखो फ्रैक्शन याद रख करवा रखी है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा। तो भाई सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन निकालो। भाई 20% के लाभ पर बेचा है ना, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/5। लाभ पर बेचा तो इसको लिख लो भाई प्लस लगा दो, प्लस का हो जाएगा 1/5। लाभ पर बेचा है तो प्लस, हानि पर है तो माइनस। और क्यू ने इसको कह रहा है कि 25% की हानि पर, तो 25% की हानि यानी 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हानि है तो माइनस 1/4। और आर ने इसे टी को 50% के लाभ पर बेचा। भाई 50% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2। लाभ पर बेचा है तो प्लस हो जाएगा 1/2 के लाभ पर। तो भाई आप इसको निकाल लो। अब इसको सक्सेसिव मेथड से कर लेंगे। भाई देखो आप एक बात बताओ, 5 में खरीदा 1 के लाभ में बेच दिया तो कितने में बेचा होगा, आपको सर 6 में बेचा होगा। भाई 4 का खरीदा 1 की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा, आपको सर 3 में बेचा होगा। 2 की वस्तु आपने खरीदी और 1 के लाभ में बेच दी तो कितने में बेची होगी, तो आपको सर 3 में बेच दी होगी। बस इसकी गुणा कर लेंगे, 5 चौको 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, अनुपात लगा लो, रेशियो निकालेंगे, 6 3 18 3 कितना हो जाएगा 54। भाई ये जो 40 आया ना, ये किसका मान है, ये है आपकी पहले वाले का मान। तो पहला व्यक्ति कौन था, हमारा पी, यानी कि ये पी का मान है। और ये जो 54 है ना, ये किसका मान है, ये हमारा लास्ट में कौन है, हमारा टी है। तो टी के लिए बोला है तो टी का मान कितना हो जाएगा, तो टी का मान आ गया है 54। तो भाई तो पूछ रहा है कि टी के लिए वस्तु की कीमत क्या रही होगी। तो भैया देखो पी के लिए क्या रही, तो भाई पी ने तो ये तो 100 रुपये में खरीदी। भाई आप कह रहे हो कि पी ने तो इसे 100 रुपये में खरीदा, वो कह रहा नहीं पी ने तो इसे 40 रुपये में खरीदा है, पी ने तो इसे 40 रुपये में खरीदा है। तो ये देखो कट सकता है, अभी ये देखो कट सकता है, 20 और 54 अभी काट भी सकते हैं इसको। देखो काट दिया मैंने इसको, 20 दूनी 40, 20 से मत काटो, इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4
और ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 27 दूनी 54, तो ये देखो आ गया 20:27। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 20:27। अभी देखो रेशियो है ना, ये रेशियो ये कट जाएगा, ये रेशियो कट जाएगा, तो 20 बार ये कट जाएगा, 27 दूनी 54, तो ये आ गया 20:27। तो ये तो मान हो गया हमारा किसका, पी का, और ये जो मान हो जाएगा ये हो गया टी का। ठीक है, ये मान किसका आ गया, टी का, ये मान आ गया टी का। अब कह रहा है कि पी ने यह 100 रुपये में खरीदी, तो आप बताओ पी ने कितने में खरीदी। आप कह रहे हो कि पी ने तो इसे 20 रुपये में खरीदा, वो कह रहा है कि 100 रुपये में खरीदा है, तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो आपको सर तो इसका 5 गुना है। जब ये 5 गुना है तो हम इस टी का भी 5 गुना कर देंगे, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, 27 पंचे कितना हो जाएगा, 135। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि पूछा था कि टी ने कितने में खरीदा, तो टी ने कितने में खरीदा होगा, 135 में खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 135। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में बोला है कि एक नाव के अनुप्रवाह की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको नाव धारा पढ़ाया था बोट एंड स्ट्रीम, तो उसमें मैंने बताया था अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के अनुदिश या धारा के अनुकूल। तो भाई धारा के अनुदिश जाती है तो भाई जुड़ती है, तो भाई ये कितना हो जाएगा भाई, बोट यानी कि नाव प्लस हमारा वेव यानी कि धारा, तो बोट प्लस नाव की और धारा की गति क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति कितनी है, यानी कि डब्ल्यू वेव, धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे कि नाव की, तो नाव की आप यहाँ से निकालेंगे कैसे भाई, नाव की जो टोटल गति है, नाव और धारा की गति कितनी है, टोटल 25 है, जिसमें से धारा की कितनी है, 3। तो यहाँ से आप बोट की निकाल सकते हो, तो बोट की कितनी हो जाएगी, 25 माइनस का 3, 25 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, 22। यानी कि जो नाव की गति है वो कितनी हो जाएगी, 22। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन बोला है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर। देखो धारा के अनुकूल कितनी जा रही है, 100 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल कितनी जा रही है, 57 किलोमीटर। तो जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब धारा के अनुकूल जाते हैं, धारा के अनुकूल जाते हैं तो चालें कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और धारा के प्रतिकूल जाती है तो घट जाती है। तो भाई धारा के अनुकूल कितना था भाई, नाव और धारा का तो 25 था, तो बटे में आ गया 25। और इसके क्या हो जाएगा भाई, अब इसकी कितनी है, धारा के प्रतिकूल यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस किससे भाई, नाव से। तो नाव थी 22, 22 से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपको सर, 19 बचेगा। तो बस 57 में से कितना हो जाएगा, माइनस का 19, 57 के बटे में कितना आ जाएगा, 19। यानी कि बोट माइनस का वेव बराबर 22 माइनस 3 इज इक्वल टू 19। ये आपका 19 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है, 19। अब इसको भाई कैलकुलेट कर लेंगे, 25 से काट दिया, 25 चौको 100, 19 3 57। तो 4 समय इसने लिया, 3 समय इसने लिया, तो टोटल कितने घंटे का समय लगा आपको, जो टोटल घंटे का समय लगा है ना, वो टोटल 7 घंटे का समय लगा है। टोटल 7 घंटे का समय लगेगा। 4 ये 3 ये, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो आपको सर 7 घंटे का समय। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भैया आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका बिल्कुल वही 2D और 3D वाला है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले से याद रख लो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने आपको बताया भी था कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता भी चुके हैं जब मैंने आपको चैप्टर वाइज क्लास कराई थी। तो भाई इसको यहाँ पर आप रख देंगे, तो भाई अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो आपको सर ये होता है 2πr²। कितना होता है मेरे भाई, आपको सर 2πr² होता है। तो पाई का मान तो पता ही होगा, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान इन्होंने दे रखा है 7 है, r² है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, और 44 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 44 सत्ते हो जाएगा आपका 44 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 की 8, 4 7 चौको 28 2 30, 308। कितना आ गया भाई, 308। ये जो 308 आया ये कितना आ गया है, ये आ गया हमारा कर्व्ड स्पेस एरिया। अब यहाँ से निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, यहाँ से हम इसका TSA निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 3πr²।
कितना होता है 3πr²। बस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 गुणे 22/7। 22/7 त्रिज्या आपको दी गई है कितनी 7 गुणे 7 r² हो जाएगा। 7 से 7 खत्म, 22 3 कितना हो जाएगा 66। 66 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 6 42 की 2, कैरी करेगा 4 7 6 42, 2 हो जाएगा आपका 46 यानी कि 462। तो देखो तो TSA हमारा कितना है 462 है और हमारा जो CSA है वो कितना है 308। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको सर पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 308 और 462। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में बांटता है। मान लिया कि इसका पहला भाग है ए, दूसरा भाग इसका बी और तीसरा भाग हो गया इसका सी। पहले भाग को कह रहा है ये 3% पर, यानी ए का 3% हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3% ए, 3% ए। और दूसरे भाग को 4% पर तो ये हो जाएगा आपका 4% बी और तीसरे भाग को 6% की दर से तो ये हो जाएगा 6% सी में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज कैसा है इनके तीनों के बीच का बराबर है। तो कह रहा है कि 6% पर निवेशित राशि कितनी है। 6% यानी कि सी के बारे में हमसे पूछा है। तो भाई देखो यहाँ से इसके रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो यहाँ से निकालेंगे किसका ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, ए को यहाँ से ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24, बी और सी की गुणा कर देंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा 4 6 24 अनुपात बी का मान निकालना है तो ए सी की गुणा कर देंगे 6 3 18 हो जाएगा। सी का मान निकालना है तो सी को छोड़कर बी और ए का गुणा कर देंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। अनुपात छोटे से छोटा बना लो उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 6 दूनी 12 अनुपात 6 3 18 अनुपात 6 चौको 24। तो जो नया अनुपात आया वो कितना आया 4:3:2। उसमें से कह रहा है कि यदि तीनों मामलों में जो ब्याज है ना वो समान प्राप्त हुआ भाई, तो तीनों मामलों में कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो आप बताओ आपके हिसाब से तीनों मामलों में कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4 3 7 2 9, आपके हिसाब से 9 प्राप्त हुआ। वो कह रहा है नहीं 9,000 रुपये पर 3 भाग में विभाजित हुआ। तो 9 बराबर कितना है 9,000, 9 बराबर 9,000 हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा। जब 9 बराबर 9,000 हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो 9 एकम 9 यानी कि 1,000। तो ये 1 का मान कितना आ गया, तो आपको सर 1 का मान आ गया 1,000। तो हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा 6% पर। तो 6% वाला कौन है, तो 6% वाला सी है। 6% वाला सी और सी का वैल्यू है कितना 2। जब 1 का मान 1,000 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो आपको सर गुणा कर देंगे 1,000 की। तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 2,000। कितना हो जाएगा 2,000। और 2,000 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक, देखो जहाँ पर भी क्रमिक छूट की बात हो ना वहाँ पर तुरंत आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है। तो क्रमिक छूट किसकी है, 25% और 5% की। तो भाई 25% और 5% का क्या निकाल देंगे भाई, 25% और 5% का सक्सेसिव क्या हो जाएगा। तो सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। तो भाई रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25% और 5% का सक्सेसिव निकालना है। तो इस 25% का और किसका निकालना है भाई, और 5% का सक्सेसिव निकालना है। तो सक्सेसिव कितना होता है भाई 25 + 5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 25 × 5 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100। तो ये कितना हो जाएगा 25 5 हो जाएगा आपका 30 और 25 5 125। 125 से ये कितनी बार पॉइंट कटेगा तो ये आ जाएगा 1.25, यानी कि 30 माइनस का कितना आ जाएगा 1.25। बात समझ में आ गई। तो 1.25 आ गया। अब चाहो तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, आप चाहो तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और रिया की जो छूट थी वो कितनी थी, पहले 30% की छूट थी। कितने की थी, 30% की जो पहली छूट थी वो कितनी थी, 30% की छूट, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों को 3,840 रुपये में खरीदारी पर दिया जा रहा है, तो दोनों छूटों में अंतर कितना है। भाई देखो 30% की छूट दे रहा है भाई, इस पर तो बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि इस पर जो छूट दे रहे हैं ना वो 30% की छूट दे रही है, 30% की छूट दे रही है। लेकिन जो 25% और 5% की जो क्रमिक छूट दे रही थी ना, उसके बीच में वो निर्णय नहीं ले पा रही थी। तो क्रमिक छूट कितनी थी, 30 - 1.25, यानी कि इनके और इनके बीच का क्या पूछा, डिफरेंस। हमें इनके और बीच का क्या बताना है, इनके और इनके बीच का
डिफरेंस बताना है, यानी कि अंतर, यानी क्रमिक छूट और जो रिया ने 30% की छूट दी थी इनके बीच का अंतर। तो अंतर कितना है भाई, देखो ये है 30%, ये 30 माइनस 21, तो 30 से 30 खत्म, तो अंतर कितना बचा 1.25, इसीलिए मैंने इसको घटाया भी नहीं था। यदि घटा देता तो फिर अभी यही आता, लेकिन इससे क्या है, इससे आपकी कैलकुलेशन बच गई। तो 1.25% की क्या हो गई, इनके बीच का अंतर निकल के आ गया। तो जो 1.25 का जो परसेंट का जो अंतर है ना, वो किस पर है, जब उसने 3840 की खरीदारी की थी। तो खरीदारी कितने की है, तो आपको सर खरीदारी जो उसने की है ना, वो खरीदारी की है 3840 पर। किस पर खरीदारी की है, 3840 पर खरीदारी है। कितने परसेंट के हिसाब से, 1.25% की दर से, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, जैसे ही यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 जीरो इसके नीचे आ जाएंगे। कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काट देंगे तो 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 1 जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 जीरो, ये 2 जीरो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 25 चौको 100, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 चौकों से आ जाएगा आपका 40। 40 आ गया। आप देखो कटेगा क्या, क्या ये कट सकता है भाई, अभी कट सकता है। ये किससे कटेगा, 5 से काट देंगे तो 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपका, 8 से काटेंगे तो 8 चौको 32, और 6 बचेगा 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, कितनी बार कट गया, 48 बार। 48 अट्ठे कितना होता है, 384। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 48 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो ये अंतर ही तो पूछा था, तो अंतर कितने का आया गया आपको, सर 48 रुपये का अंतर निकल के आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि इन 20 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, जब भी समय मिलेगा रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसका वो बोर्ड PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, तो इसका जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने जो भी स्कोर किया हो, चाहे जितना स्कोर आया हो, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीखी भी होगी। तो इसको बस आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सेशन आज का कैसा रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम अपने सेशन को कितना बेहतरीन कर सकते हैं इसके लिए आपका जो भी सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।